दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथ्स पर। तो पुनः आपके बीच आया हूँ और आज आपको जैसा पता ही है कि पेपर 1 का जो है हमने कितना सॉल्व कर दिया था 1 से 90 है ना। तो 1 से 90 तक तो सॉल्यूशन बता दिए थे। अभी 60 क्वेश्चन और रह रखे हैं, सॉल्यूशन बता दूँगा वो भी। एक्चुअली हो क्या रहा है, थोड़ा सा मैंने कहा ना आजकल टाइम का इशू है, स्कूलों में भी काफ़ी काम हैं और फिर और काम भी होते हैं, तो उसको कर देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा मैं पहले पेपर 2 के भी कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ ना। पेपर 2 के भी थोड़ा बहुत 1 से 90 हो रखे हैं, उसमें 2 पार्ट में बताए थे मैं पेपर 1 का, पार्ट 1 और पार्ट 2। पेपर 1 अगर देखना हो तो वो देख लेना आप लोग। और ये पेपर 2 का पार्ट 1 है। पेपर 2 का दिस इज़ पेपर 2 पार्ट 1 वी हैव। ओके, अब देखते हैं इसमें कितनों का सॉल्यूशन बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन था द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शनल डी एक्स टू बी एक्सट्रीमम। तो पता है आपको डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0 है ना। तो ये किससे मैच खा रहा है? इससे मैच खा रहा है ना, एफ वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई डी बाई डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पहले इनिशियल कंडीशंस को चेक करना है ना, क्योंकि कोई किसी का एक्सट्रीमल होगा तो वो इनिशियल कंडीशंस को ज़रूर वेरीफाई करेगा। अगर इनिशियल कंडीशंस को वेरीफाई नहीं करेगा तो वो एक्सट्रीमल होगा ही नहीं। ये मैंने अपने जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वाले वीडियो हैं, देखो अभी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी होना है और अभी मैंने एक उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का भी डाला था, तो उसमें भी है ये सिलेबस में ना। लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने पहले ही बता रखा है कि वो क्या है, डिपेंड करता है किस पर, वो शासन है। अब वो जो खबरें उड़ उड़ के आती है उसके हिसाब से बताया है, बट अभी कंफर्मेशन उसमें हुआ नहीं है। लेकिन पॉली लेक्चरर का भी वही है कि जैसे मैंने एक वीडियो में डाला है आपको बना के कि भाई योग्यता का है, उसमें हो रहा है कि कई बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर बीटेक एमटेक, तो वही है उसमें चल रहा है कि या बीटेक में फर्स्ट डिवीज़न एमटेक में फर्स्ट डिवीज़न। तो वो इशू जैसे ही रिजॉल्व होगा तो वो जो 500 पोस्ट आई थी फॉर्म ऑलरेडी भर रखे हैं, अब यही डिपेंड है नया फॉर्म खोलते हैं क्या करते हैं वो सारी चीज़ें। तो वहाँ भी सिलेबस में ये है। आप तो आपको शॉर्टकट सीखना है, तो मैंने कहा जैसे एक्सट्रीमल का मतलब है इनिशियल कंडीशंस को वेरीफाई करेगा, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं कि इनिशियल कंडीशंस को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखो वैसे भी मैंने हमेशा बोला है कि कंडीशन से ही चेक करना, तो देखो आइडिया भी लग जाएगा पेपर में कि जैसे ये x माइनस वाई प्लस 1 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, यानी वाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज़ x प्लस 1। तो अब ये पहली कंडीशन से अगर हम वेरीफाई करें तो y0 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो 0 रखोगे तो देखो 1 आ रहा है। और दूसरा क्या चाहिए, y1 इज इक्वल टू 2, तो y1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2। तो ये वाला वेरीफाई कर रहा है। अब ये वाला तो नहीं कर रहा, देखो क्योंकि यहाँ y इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस एक्स। तो जैसे आप y x की जगह 0 रखोगे तो y0 पे 0 आ रहा है, तो ये तो फेल हो गया। फिर ये वाला देखो y इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस एक्स माइनस 1। तो जैसे ही आप y0 रखोगे तो x की जगह 0 तो y बराबर माइनस 1, तो ये भी फेल हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है ना। तो एक ही बचता है, कौन सा, ये वाला। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शंस जे वाई इज इक्वल टू 0 to 1 वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशंस y0 0 एंड y1 इज इक्वल टू 1/12। अब यहाँ थोड़ा सा डाउट हो जाएगा तुमको, क्यों, देखो ये वाला भी वेरीफाई कर देगा, y0 को तो लगभग सभी कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, y0 इज इक्वल टू 0 और y0 इज इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाई हो रहा है, और y0 इज इक्वल टू, तो ये चारों हो रहे। अब y1 इज इक्वल टू 1/12, y1 इज इक्वल टू 1/12 को चेक करना है। तो देखो ये वाला भी वेरीफाई हो रहा है 1/12 के लिए, और ये वाला भी वेरीफाई हो रहा है 1/12, यानी इन दोनों में आंसर की लड़ाई, ये फेल हो गए ना। आ रहा है ना समझ में, y1 इज इक्वल टू 1/12 का मतलब है कि x की जगह आप 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/12। तो देख रहे हैं ये भी वेरीफाई कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तब जब 2 आंसर हो गए तो अब हमें एक्सट्रीमल का सहारा लेना पड़ेगा। तो लेंगे उसका सहारा, तो कितना हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0, यही होता है ना। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई तो कितना हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई अगर आप करते हो तो
ये वाला तो डैश है, ये वाले डेल एफ अपॉन डेल वाई करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स ही बचेगा ना, वाई की जगह 1 हो जाएगा माइनस का डी बाई डी एक्स, और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 2y डैश, कितना हो जाएगा 2y डैश, 2y डैश हो जाएगा ना, ठीक हो गया, बराबर 0। तो ये आएगा x और ये आ जाएगा 2 और ये आएगा y डबल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई डबल डैश 0। तो यानी कि ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2y डबल डैश इज इक्वल टू एक्स, तो y डबल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई 2। तो इसका मतलब हो गया तुम्हारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, x बाई 2। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी एक्स स्क्वायर बाई 4, और फिर y हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 12, है ना, एक्स क्यूब बाई 12। अरे एक्स 3 बाई 3 आएगा तो एक्स क्यूब बाई 12, तो लगभग क्या होगा आपका आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द फंक्शन जे वाई x0 to x1 f(x, y, y dash dx) the integrand does not depend on x explicitly, then the first integral of Euler equation is। तो ये आ जाएगा, इसका अभी तो बताया था डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी बाई डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0 ना, तो उससे ये जो है एफ वाई डैश और सी, ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी पेड क्लास में भी बोला था और सब मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज़ में भी बोला था, और वैसे भी बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, फाइंड द कर्व ज्वाइनिंग द टू गिवन पॉइंट विच रोटेट अबाउट द एक्सिस जनरेट द सरफेस ऑफ मिनिमम एरिया। तो क्या आएगा, अ कैटनरी आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, अ। अब ये देख लेते हैं, तो फिर वही आ जाएगा, देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। अच्छा देखो, कई लोग बहस कर रहे हैं यार कि जो मेरिट आएगी वो क्या आएगी, कोई कह रहा है इतनी कम आएगी, कोई कह रहा है ज़्यादा। अरे तो ठीक है ना, जिसका जो आ रहा है, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो। और प्लीज़ आपस में कमेंट, फालतू किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करने चाहिए यूट्यूब में, मैं देख रहा हूँ, है ना। वैसे कुछ लोग तो होते ही हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि फालतू के कमेंट करने की, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट मुझे लग रहा है कि जैसे मैं देख रहा था कोई जो मैंने पेपर 1 डाला तो उसमें ये कह रहा था कि घर बैठ के सॉल्व करेंगे सर तो आ जाएंगे इनके नंबर इतने। अरे ठीक है, क्या अब तक आ जाएं किसी के पेपर। अभी देखो नीट का रिज़ल्ट आया, कितना टफ़ पेपर था, फिर भी मेरिट हाई गई। तो ऐसा नहीं, आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों आस्पेक्ट लेते हैं कि मैथ्स में ज़्यादा जाती नहीं है, और मैथ्स में भाई अगर किसी ने बहुत पढ़ाई करी है तो ज़्यादा जा भी सकती है। तो इसलिए दोनों के विचारों का क्या करना चाहिए, समर्थन, और सबके विचारों को इम्पोर्टेंस देना आवश्यक है। ये नहीं कि जो हमारा विचार है वही फाइनल है, वही फुल फ्लैश है और वही सही है, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरे ने अच्छा करा हो तो उसके बाद भी मान लो। बाकी तो मैंने कहा जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा उस दिन सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो इतना उस चीज़ पे बहस करने की ज़रूरत है नहीं, क्यों, ऐसा लगता है मुझे ना। तो अब देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई अगर हम करते हैं तो ये कितना आएगा, 2y हो जाएगा। और डेल एफ अपॉन डेल वाई कर रहे हैं तो इसमें भी है, तो यहाँ आएगा माइनस का वाई डैश, और ये आएगा डी बाई डी एक्स। और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश अगर आप करते हो तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करते हो तो यहाँ बचेगा माइनस वाई और यहाँ बचेगा 2y डैश, है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2y माइनस वाई डैश माइनस माइनस प्लस और डी बाई डी एक्स, तो ये आएगा वाई डैश और ये आएगा माइनस का 2y डबल डैश, है ना, 0। अब देखो ये तो कट जाएगा, तो 2y और माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस आ रहा है ना ये, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 2 कॉमन ले लो तो y माइनस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो देख लो, तो यानी ये तो 2 तो 0 होगा नहीं, तो y डबल डैश इज इक्वल टू y। तो आई थिंक सी। फिर मैं कह रहा था सी ऑप्शन पेपर 1 में भी काफ़ी सारे सही थे और पेपर 2 में भी सी ज़्यादा सही है। सी ऑप्शन मतलब तो जो बच्चों ने सी पर तुक्का लगाया उनके लिए भी उनके नंबर भी
ज़्यादा हो सकते हैं भाई, क्योंकि मैं देख रहा था पेपर 1 में भी काफ़ी 90 कराए मैंने, अभी 60 रह रखे हैं उसमें। करा दूंगा मैं सारे सॉल्यूशन पूरे का करा देंगे, क्योंकि अब आंसर की तो आप लोगों को मिल ही गई है, सबको मिल चुके हैं ना, देख लिया तो डिफरेंट यूट्यूब चैनल ने डाल दिए है। फिर कई लोगों ने AI से चेक कर लिया, किसी ने कहीं से चेक कर लिया, ठीक है, हो गया, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन करके, ताकि आपका वेरिफिकेशन भी हो जाए। क्यों, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन सेटिस्फाइंग द कंडीशन y0 y π/2 इज इक्वल टू 1 है ना, इसको वेरीफाई करना है। तो अब आप देख सकते हो कि कौन वेरीफाई हो रहा है। मैंने कहा पहले जब भी देगा तो इनिशियल कंडीशन है। तो देखो 90 पे 1 होता है और y0 0, पहला वाला तो वेरीफाई कर रहा है। फिर ये ठीक है, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखो y0 0, तो इस पे अगर रखते हैं तो 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये तो यहीं फेल हो गया ना। sin 0 0, तो y0 पे 1 आ रहा है तो ये फेल। यहाँ भी cos 0 1 आ जाएगा तो ये भी फेल। अब ये वाला y0 पे 0 ही आएगा, y0 पे 0 ही आएगा ये वाला। लेकिन ये अगर π/2 पे चेक करते हैं तो sin 2 π/2 है ना, तो sin पाई कितना होता है 0 होता है, और हमको कितना चाहिए 1, तो ये भी फेल हो गया। तो ये देखो ये दोनों वेरीफाई कर रहा है, y0 पे 0 भी है और 90 पे 1 भी है, तो ये आंसर आपका ए हो जाएगा 7 का। फिर है उसके बाद, इफ़ डी इज़ अ बाउंडेड रीजन इन द XY प्लेन है ना, XY प्लेन में बाउंडेड रीजन है, एंड देन द यूलर इक्वेशंस फॉर दी, देन यूलर इक्वेशन फॉर द फंक्शनल दिस इज़, इसको देखें तो ये कितना था हमारे पास, f था z x का स्क्वायर और z, तो ये लगेगा आपका डेल f अपॉन डेल z और डेल बाई डेल x, डेल f अपॉन डेल z x और डेल अपॉन डेल y और डेल f अपॉन डेल z y इज इक्वल टू 0 है ना। डेल f अपॉन डेल z तो 0 हो जाएगा, माइनस का और d बाई डी एक्स और f z, यह आएगा डी डेल बाई डेल एक्स और डेल f बाई डेल जेड एक्स कितना हो जाएगा 2zx है ना, और डेल अपॉन डेल y और डेल f अपॉन डेल जेड वाई कितना हो जाएगा जेड एक्स डैश आएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का 2z डैश, ठीक है, बराबर 0। इसको रखेंगे हम तो कितना हो जाएगा ये, इसको वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस का डेल बाई डेल एक्स और ये 2zx और ये आ जाएगा आपका माइनस का डेल बाई डेल वाई और ये माइनस का 2zy इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया माइनस का 2zxx हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2zy हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा zy माइनस zxx इज इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा ना डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर जेड वाई का मतलब यही है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। क्यों यही होगा इसका, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। ये जेड एक्स है यार, इसको गड़बड़ मत कर देना। डेल एफ अपॉन डेल जेड एक्स था, आया था 2zx है, ये डैश गलती से बोल दिया था, और डेल अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड वाई बोला था, जेड वाई है ये, जेड वाई। फिर इसको आगे करा तो ये आएगा, तो ये आएगा। अब देखो कई है, अगर ये प्लस होता है इसके बीच में तो तब ये आ जाता हमारा आंसर है ना, लाप्लास। तो कई बच्चों ने डायरेक्ट तुक्का मारा होगा, इस पर मारा होगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने अपने टेस्ट सीरीज़ में या कहीं ये क्वेश्चन दिया था, तो किसी को याद रहा होगा तो उसने ये लिख दिया होगा, जबकि ये माइनस था तो ये होना था इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है, अब सबको पता है ये सर्कल तो बनता है, फैमिली ऑफ सर्कल बनता है, पर अब ये कह रहा भैया कि इसका वो कहाँ होगा, क्या द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन डी एक्स द फैमिली ऑफ द सर्कल कहाँ लाइज करेगा, हैविंग दियर सेंटर ऑन द ओरिजिन हु सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, या हु सेंटर लाई ऑन वाई विच टच द वाई एक्स।
तो फेमस प्रॉब्लम है ये, इसका सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, करा भी रखा मैंने, आप मेरे उसमें देखना जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाना, तो वहाँ 4-5 वीडियो डाले हैं, तो वहाँ पर है ये। तो वो सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस है ना, क्लियर है। ये आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का, क्योंकि x बराबर क्या हो गया, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन x² + y dx सब्जेक्ट टू द कंडीशन y01 y1 = तो फिर मैंने कहा पहला काम आप कंडीशंस को वेरीफाई करके देख लो, अगर दो कंडीशन एक जैसी हो गई तो तब हमको एक्सट्रीमल का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो हम पहले डायरेक्ट ही चेक करते हैं, क्यों। तो ये तो सिंपल ही है, देखो y01 y12, तो ये तो फेल हो जाएगा, y0 पर 1, ये कितना आ रहा है देखो, y0 अगर रखते हो तो x की जगह 0 रखा तो ये आएगा, यहाँ बचेगा 1, तो ये आएगा y0 पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये आएगा y0 पर 0, और ये आएगा y0 पर 1, ये आएगा y, और ये आएगा y0 पर 2। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो एक ही बचा, लेकिन दूसरा भी वेरीफाई कर लो। y1 = 2, तो y1 = 2 और y1 = देखो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 + 1 5/2 हो जाएगा ना, तो ये है सही आंसर इसका, क्या 10th का C। देखो फिर C आया, ये भी C था है, और इससे ऊपर भी C था, तो मैं वही कह रहा था C काफ़ी थे, जिसने C पर तुक्का मारा होगा तो उसके लिए थोड़ी संभावनाएं ज़्यादा बेटर है, क्यों। कुछ लोग हैं भी, अब बाद में कह रहे होंगे कि हो गया, पर अच्छा है जिसका, जैसे मैंने कहा यार इतना बहस मत करो, रिज़ल्ट का वेट करो कितनी जाएगी मेरिट। अब सब अलग अलग बता रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं जी हमारे इतने नंबर, कई मेरे पास ही आ गए कईयों के फ़ोन 200 210 200 100, तो इतना आसान था नहीं, बट चलो अच्छा है, अगर आपने सॉल्व कर लिया विद इन टाइम तो बहुत बढ़िया है। शुभकामनाएं सभी लोगों को जिनके अच्छे आ रहे हैं, जिनके जितने आ रहे हैं। अभी तो रिज़ल्ट का वेट करो, तब उसके बाद ही वेरीफाई होगा कि क्या होता है। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग सेटिस्फाइज ऑल द कंस्ट्रेंट, ठीक है। इट मस्ट बी अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन, ठीक है। इट मस्ट ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जरूरी नहीं है ये कि इट मस्ट ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना, ज़रूरी नहीं है, कोई और भी हो सकता है। तो आई थिंक ये होना चाहिए इसका, क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो वो आप कमेंट कर दिया करो, मैं क्रॉस चेक कर लूँगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने बता दिया, क्या पता मेरे को भी कहीं पर डाउट हो सकता है, तो आप बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, है ना। अभी तो मैं सीधा देख रहा हूँ और बता रहा हूँ, बट अगर लगता है तो फिर उसको रीवेरीफाई कर लेंगे कहीं पर। अगर ऐसा है कहीं पर मन में डाउट है तो आप बता सकते हो, आपने किसी बुक, तो वैसे बुकों में भी काफ़ी जगह मिस्टेक्स रहती है ना, ऐसा भी नहीं कि हर बुक बिल्कुल परफेक्ट है, वो अलग अलग पे डिपेंड करता है। बट आई थिंक इसका आंसर क्या होना चाहिए, 11th का ए होना चाहिए। इट सेटिस्फाई, सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई करता है बेसिक फिजिबल, मस्ट बी ए कॉर्नर पॉइंट होता ही है फिजिबल रीजन का, बट मस्ट ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ज़रूरी नहीं। तो आई थिंक ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबल फंक्शन जे वाई टू हैव एन एक्सट्रीमम फॉर वाई वाई इज़ दैट द वेरिएशन वैनिसेस फॉर वाई, ये ठीक है भाई। द डिफरेंशियल ऑफ द डिफरेंशियल फंक्शन इज़ यूनिक, ठीक हो गया। Whether or not a curve is an extremal is a property which is independent of the choice of the coordinate system, right? तो ये तीनों क्या हैं, सही हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, द अदर इज रीजन, then non-negativity condition is an important component of a linear programming problem. Value of the variable must remain under the control of the decision maker. Select the correct answer using the code given below. इसको अगर हम देखें तो
ये ठीक ही है असर्शन। क्यों? नॉन नेगेटिव कंडीशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हो जाता है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मस्ट रिमेन अंडर द कंट्रोल, ये भी ठीक है। लेकिन नॉन नेगेटिविटी को ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि नॉन नेगेटिविटी जो कंडीशन होती है ना, उसका कारण क्या होता है? उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है ना वहाँ पर। सिर्फ निर्णय लेने वाले पे छोड़ देना, ये मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। तो ये हो सकता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई थिंक 13 का ए। If in a linear programming problem there are n constraints other than non-negativity variable and there are m variable, it's dual problem। तो देखो हम डुअल में क्या होते हैं, अगर n कंस्ट्रेंट है तो उधर उसमें क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें m वेरिएबल है तो इसके डुअल में क्या होगा? वही रहते ना, वो रहते तो उतने ही हैं। वो n का m हो जाएगा तो n का m हो जाएगा। तो आई थिंक n इज इक्वल टू m ही रहते हैं, बदलते तो नहीं है ना। वो जैसे हम डुअल लिखते हैं तो क्या करते हैं हम, वो अरे यार जो इधर रहते हैं ना, इसको ऑब्जेक्टिव बना देते हैं और जो ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं वो यहाँ कंस्ट्रेंट में चले जाते हैं। अभी आएगा क्वेश्चन दे रखा उसका। तो आई थिंक n इज इक्वल टू m होना चाहिए इसका। विद रेफरेंस टू अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंसिडर द फॉलोइंग। द ऑब्जेक्टिव लीनियर होता है, द कंस्ट्रेंट्स आर लीनियर होता है। तो मेरे हिसाब से इसका क्या होगा? दोनों सही होने चाहिए। क्यों? अरे उद्देश्य फलन भी क्या होता है? लीनियर होता है इसका, और जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो लीनियर होते हैं। तो दोनों ही ठीक हैं। अब नेक्स्ट है, इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल टू 9x1 + 3x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 5x1 + 2x2 लेस देन 20x1 ग्रेटर x2 लेस देन 5 देन विच कंस्टेंट इज रिडंडेंट। बताया था मैंने इसको, उसमें भी जो मेरे टेस्ट सीरीज़ में भी दिया था कि क्या होता है जो आपके सॉल्यूशन पे प्रभाव नहीं डालता उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम रिडंडेंट कंस्टेंट बोलते हैं ना, जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो ये ठीक है। इसको मान लो आप यहाँ से x1 x2 निकालते हो, मतलब x1 0 रखोगे तो x2 कितना आ जाएगा? 10, तो यानी 0 10। और अगर x2 0 रखोगे तो x1 कितना आएगा? x2 को 0 रखा तो x1 4,0 है ना। तो अगर हम देखें तो इसमें अगर इसको ड्रॉ करते हैं हम 0 10 और 4 0, तो ये लेस देन है तो ओरिजिन टेस्ट में वेरीफाई हो रहा है। फिर x1 3 है तो 3 का मतलब है इधर इससे बड़ा वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, तो x2 लेस देन 5, तो 5 मतलब मेरे हिसाब से वो इसके अंडर में रहने वाला है ना। तो नहीं भी दिया होता उसको तो भी इसके फ़र्क तो पड़ना नहीं था सॉल्यूशन पे। किस पर? x2 इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 से। तो ये होना चाहिए x2 लेस देन इक्वल टू 5। जो रिडंडेंट है ये होगा, क्योंकि इससे रिडंडेंट, इससे क्या है सॉल्यूशन में कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। क्योंकि मैंने कहा ना इससे ड्रॉ और इससे ड्रॉ करोगे तो इसके बीच में ये इंक्लूड हो जाएगा। अरे x लेस देन इक्वल टू 5 है तो जब लेस देन 20 में आ गए आप तो उसी के अंदर तो इंक्लूडेड है ना वो। तो अलग से दे के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो इसके अंदर ही आएगा कहीं पर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। देखो अब ये क्वेश्चन है तो इसको तो LPP का है, कई तरीके से कर सकते हो। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट आ जाएंगे। x बराबर 30 और y बराबर 60 आएगा। x इज इक्वल टू 30 और y, और बाकी ग्राफ से भी हो जाता है। ये तो पता ही आपको, ये एक बार x 0 रख के y 0, फिर यहाँ y 0 x रख के तो वेरीफाई करके आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से वैसे भी तुमको पता ही है कि यहाँ के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 30 और 60, इस पर आपको z की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? 240 है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो सिंपल ही है कि द प्राइमल प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन, द डुअल प्रॉब्लम बिल ऑफ मिनिमाइजेशन। और डुअल क्या होता है? प्राइमल होता है। तो बोथ सही है ना, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
रिगार्डिंग द फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर इट इज़ ऑलवेज कॉन्वेक्स, इट इज़ ऑलवेज कॉनकेव। ये तो मैंने कई बार मेरे टेस्ट सीरीज सब जगह दे रखा था ये क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजिबल रीजन ऑफ इट इज़ ऑलवेज क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो ओनली फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। फाइंड द डुअल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। डुअल लिखना है इसका। तो डुअल लिखना भाई देखो, पहले मिनिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन का मैक्सिमाइजेशन, सब में मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है, ओके। फिर ये देख लो आप 15, 25, 17 इनसे बनना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो 15, अच्छा पर एक चीज़ ध्यान देना, देखो मिनिमाइजेशन का है तो मिनिमाइजेशन का है तो ये जो होंगे ये सब क्या होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, कैपिटल में होनी चाहिए ना, ये लेस देन की नहीं ग्रेटर देन की। तो इसको बदलेंगे हम तो ये होगा -2x1 -3x2 और ग्रेटर देन -25, ठीक हो गया। ये तो ये आ जाएगा, देखो तो ये आएगा 15y1 -25y2 + 17y3। तो ये देखो 15y1 -25y2 17 औरों में तो नहीं है ना, इसमें प्लस है तो ये हो नहीं सकता, ये इसकी तो कहानी अलग है। तो ये है, यही होगा, फिर इसी से पता लग गया, और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आपको पता है कि इसका मिनिमाइजेशन तो मैक्सिमाइजेशन और सारे कंस्ट्रेंट होंगे लेस देन के। तो लेस देन के होंगे तो x1, ये x1 2x2 3x1 और लेस देन इक्वल टू होगा 2। तो ठीक है ये। फिर यहाँ आएगा y1 और 3y2 माइनस का हो जाएगा ये, और प्लस 5y3 लेस देन 5 हो जाएगा, ठीक है, यही आएगा। आसान सा था ये डुअल लिखने के लिए। तो आपको पता ही है कि डुअल आता ही आता है, और मैंने कई बार बताया भी था कि डुअल बहुत आएगा, और डुअल पे अलग से वीडियो भी बनाई थी कि डुअल किस तरीके से लिखते हैं। अब इसको देखो, पहले x की जगह 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, तो y 3, तो मान लो 1 2 3 है ना, और फिर y की जगह 0 तो x 3 हो जाएगा, तो ये आएगा। फिर y लेस देन 6 6 6 6 6 3 4 5 6, ये भी नीचे ही आएगा, ठीक हो गया। फिर x ग्रेटर y कहाँ बन रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। किस में बन रहा है, बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। क्या आएगा 21 का सी, बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद n वेरिएबल एंड m कंस्ट्रेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज़। ठीक है बॉस। तो क्या होता है, अगर आपके पास n वेरिएबल हैं और m कंस्ट्रेंट है, तो अगर n वेरिएबल ज़्यादा हो कंस्ट्रेंट से तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर जो अधिकतम संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, NCM हो जाएगी, है ना, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लो, फिर ये दे रखा है आपको, तो ये तो ठीक ही था, आपको पता ही है, सॉल्यूशन करना था इसका, इजी क्वेश्चन है। z = ax + by ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 42 एट 4,6। तो इक्वेशन बनानी है आपको 4,6 और उस पर किस पर, एंड मिनिमम वैल्यू, देन कितनी हो जाएगा वो सॉल्व करके आ जाएगा। ये क्यों, ये करने की तो ज़रूरत है नहीं ना। 42 = कितना हो जाएगा, x = 4a + 6b, है ना, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और 90 = कितना हो जाएगा, 3a + 2b। अब सॉल्व कर लेना यार इनको। तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा मेरे ख्याल से वो क्या आ रहा है, a = 3 और b = 5, है ना। सॉल्व कर लेना इसको। देखो ये इस बच्चे ने भी कर ही रखा, जिसने ये भेजा मेरे को, a = 3 b = 5। a = 3 b = 5, तो इसका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल है वो, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं। अंडर द कंडीशन -x + y ग्रेटर देन x - y इज़ ग्रेटर देन x, ये द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो मैंने कहा वैसे ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा, इनमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। क्या, बस आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो फटाफट। ये जो दे रखे आपके -x + y ग्रेटर देन और x - y
इज इक्वल टू माइनस वाई, तो ये कट जाएगा। तो इसका जो आएगा सॉल्यूशन वो निकाल देना आप। देखो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन भी है, कैसे इसको मैं देख रहा था। तो ये देखो y ग्रेटर देन x आएगा, और इससे अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 1 y, या इसको ऐसे लिख सकते हैं y लेस देन। तो अब इसमें देखेंगे तो ये y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर का क्षेत्र आ जाएगा पूरा, है ना, उसके ऊपर का आएगा। और दूसरे वाले में y इज इक्वल टू ये नीचे का दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रिप दिखाएगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है। अब देखो पॉइंट निकालें, यहाँ से निकल जाएंगे। x की जगह 0 रखूँ तो y बराबर आ जाएगा 0,1, और y की जगह 0 रखूँ तो x आएगा -1,0। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ठीक है, एक पॉइंट तो मिल जाएगा तुमको, कॉर्नर पॉइंट -1,0 और 0,1, और उसको रखते हैं तो उससे 3 भी आ रहा है। लेकिन वही मैक्सिमम वैल्यू नहीं है फंक्शन की, और भी जाएंगे आगे, और भी तो जाएंगे इसमें आगे जो है, और भी वैल्यू जाएंगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो और वैल्यू जाएंगी तो ये दिक्कत करेगा, आपको दिक्कत करेगा ना। z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, और वैल्यू जाएंगी तो ये दिक्कत करेगा। तो वैसे इसका जब आंसर दे नहीं रखा तो चलो ये लगा दिया, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए था, क्योंकि और भी वैल्यू मिलती रहेंगी। जैसे मान लो 10-10 लेते हैं, उससे ऊपर की ओर का है ना, तो फिर 50 आ जाएगा। तो यानी कि ऐसे नहीं कह सकते ना कि अधिकतम मान यहीं पर मिल रहा है, पर चलो जो ये कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से बी पर मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउट है, इस पर ऑब्जेक्शंस लगेंगे क्वेश्चन में, है ना, 24 पे। चलो नेक्स्ट, इफ़ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये तो फंडामेंटल थ्योरम भी है इसका, जो लीनियर प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल है कि एटलीस्ट वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। तो एटलीस्ट वन बेसिक फिजिबल, तो इसका सी आ जाएगा ना। अब अगला है, अंडर द कंस्ट्रेंट दिस द फंक्शन मैक्सिमाइज्ड एट। तो यार ये तो फिर मैं कह रहा हूँ ये तो सिंपल ही प्रश्न थे, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है। देखो इशू टाइम का ही है, बस टाइम के साथ, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन मेरे को भी अब देखो 32 और कितना हो गया 36, और अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, 26 प्रश्न पे पहुँचे हैं, और जबकि मैं घर में बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ, है ना, कंडीशन भी फिजिबल है, ना कोई प्रेशर है ना कुछ है। तो पेपर में करते वक्त तो प्रेशर भी रहता है, मैंने कहा एक्सपेक्टेशंस, नौकरी, बहुत सारा। हाँ, जिनकी जॉब लगी है जैसे हम लोग हैं, तो हम गए वहाँ पेपर तो ऐसे ही आ जाते हैं करके। लेकिन जो फ्रेश बच्चे हैं जिनको जॉब चाहिए, बड़ा प्रेशर में देते हैं एग्ज़ाम ना, तो ये चीज़ें भी मैटर करती है वहाँ पर, ऐसा नहीं है। पर चलो होप फॉर दी बेस्ट, पर वेट करेंगे अब रिज़ल्ट का। दिसंबर के बाद ही होगा सबका, मेरे को लग रहा है अब दिसंबर तक तो वेट ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही, क्योंकि अभी तो आंसर की भी जारी नहीं करी, क्योंकि जो हिंदी का हुआ था मई में ही हो गया था, कब हुआ था वो पेपर, अभी तक उनकी नहीं आई है। तो अभी तो आयोग का पूरा ध्यान क्या है, पेपर निपटाने पे ही है, तो निपटा रहा है वो। तो देखो पहले कॉर्नर पॉइंट निकालें, अगर इसमें रखते हैं y0, एक कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा 15,0, यहाँ रख दें x0 तो y हो जाएगा 12, तो ये मिल जाएगा आपको 0,12, है ना। फिर इनको सॉल्व करके जो निकलेगा वो कितना आएगा 2x, ये सॉल्व करना तो ये मिलेगा मेरे ख्याल से कितना 12,6। तो यार अधिकतर हमको पता है इसी पे मिलता है वो मैक्सिमम वैल्यू, क्यों रख के देख लेना, तो 12,6 पर ही मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी आपको। देखो 12×6 = 72 और 8×6 = 48, तो यहाँ पर ही मिलेगा b 12, ये तो ईजी होते हैं ना। तो सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय द सिंप्लेक्स मेथड, हाउ मैनी आर्टिफिशियल वेरिएबल विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखो ये दे रखा है आपको, तो इसमें आपको कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं ये। तो इसमें देखो यार, इसमें क्या है, लेस देन की इनइक्वालिटी है ना, तो स्लैक वेरिएबल जोड़ेंगे इसमें, और इसमें ग्रेटर देन की इसमें सरप्लस, तो एक यहाँ जुड़ेगा एक यहाँ, ये तो पहले से इक्वालिटी है तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा ना। नेक्स्ट आ जाए, अब देखो इसका क्या है, 4, 6 पर भी वही वैल्यू मिलेगी, है ना,
30 चौके 120 और 10 छिंगे 60, 100 कितना हो गया 120, 120 4 0 12, 120 प्लस 60 यानी 180। और अगर हम ये ले लें 6,0 तो 30 छिंगे 180 है ना। तो यार इसका आंसर ये होना चाहिए ईच पॉइंट बिटवीन ए एंड बी ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। डी आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग दिस द डुअल ऑफ। तो देखो डुअल में तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, मैक्सिमाइजेशन का है तो मिनिमाइजेशन आएगा डुअल में है ना, और मिनिमाइजेशन आएगा तो ये सारी जो है ग्रेटर देन की आएंगी इनइक्वालिटी। लेकिन इसने सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछा है तो आप समझो इसका कितना हो जाएगा। ये मैक्सिमाइजेशन का है तो ये लेस देन की होनी चाहिए, तो ये लेस देन की करोगे तो -8x1 -x2 -3x3 लेस देन इक्वल टू -11 है ना, ये तो हाई। तो ये आ जाएगा आपका 8y1 -11y2 प्लस 14y3, ये आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 8y1 -11y2 प्लस 14, ये हो नहीं सकता इसमें। ये 8y1 ये प्लस वाला नहीं होगा क्योंकि ये लेस देन की करनी पड़ेगी ना, मैक्सिमाइजेशन की है तो ये सब इनइक्वालिटी क्या करनी पड़ेगी, लेस देन की करनी पड़ेगी। ये नहीं तो यही है इसका आंसर क्या 29 का ए। अब ग्राफिकल तभी तक ठीक है जब तक कितने आपके पास 2 वेरिएबल है ना, कंटेनिंग 2 वेरिएबल, ठीक हो गया। स्लैक वेरिएबल, स्लैक का मतलब लैकिंग, कमी रह गई है ना, तो जोड़ते हैं आप। तो जो भी करते हैं वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, नॉन नेगेटिव रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, नॉन नेगेटिव रहनी चाहिए, ठीक है। अब है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है आज 31 बहुत हैं, क्यों, बाकी मैं नेक्स्ट में कर दूंगा क्योंकि ये एलपीपी और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन तो मैंने कवर कर लिया। अब ऐसा करेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 32 से, ये भी इजी है वैसे, 32 से ये नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा मैं, ठीक है। अभी मैंने 90 उसके करे हैं, पेपर 1 के 90 है, वो भी आगे बनाऊँगा मैं, 60 अभी और बनाऊँगा। थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है, नहीं तो हो जाता, पर चलो ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन का सॉल्यूशन ठीक है, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल के साथ बने रहें, तैयारी करते रहें, चाहे और चीज़ों की भी आप कर रहे हैं, पॉली लेक्चरर कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, आईआईटी जैम, सीयूईटी, किसी की भी चेक तैयारी कर रहे हैं तो आप ठीक है 11th 12th मैथमेटिक्स की अगर आपको सीबीएसई बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, एनडीए कहीं का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल के साथ बने रहें। यहाँ पर बेसिक्स टू हायर, इसीलिए मेरे चैनल का जो वो है 0 to 1, मतलब 0 से लेके 1 तक सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी है इस चैनल में हम कवर करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।